जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अपने माइक्रो सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है और हम चालू करने जा रहे हैं ट्रायंगल को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हो सकता है लंबा भी रहे क्योंकि इसको बहुत बेसिक से बताना है मुझे और बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और सब जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो जरूर कर लेंगे। आपका प्रॉमिस जो है मैं पूरा कर रहा हूँ। तो बस आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा अपने गुरुजी के लिए बना के रखेंगे। त्रिभुज की बात की जा रही है कि भाई त्रिभुज है अगर, तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। 3 अंतःकोण होंगे, 3 भुजाएं होंगी, 3 बाह्य कोण होगा, यानी कि 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होगा। ठीक, इसमें 3 अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स, 3 इंटीरियर एंगल्स और 3 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। और अगर ये समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका रेशियो आपको पता है, n-2:2। तो शुरुआत करते हैं त्रिभुज की कि सबसे बेसिक जो चीज है वो जान लीजिए कि तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। निकाल चुके हैं हम लोग पहले भी। प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण 120 किसमें होता है ये? समबाहु त्रिभुज में, सभी में नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। और विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो 0 होगी। ठीक है, विकर्ण इसमें नहीं बना सकते आप, चतुर्भुज में बनता है। ठीक, क्योंकि विकर्णों का जो फॉर्मूला होता है n-3 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2। अब जब जैसे ही आप n-3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो देखो 3 है और 3 में से 3 घटा दिया गया और बटे में 2 किया गया, तो भाई ये 3 जो है 0 कर देगा, तो 0/2 0। तो विकर्ण एक भी आप त्रिभुज में नहीं बना पाओगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, तो मैं थोड़ा यहाँ जगह खाली करता हूँ और कुछ चीजें समझाता हूँ इसके पहले कि हम लोग इस पीडीएफ में आगे बढ़े। ठीक है, 2 मिनट बस। भाई देखो, इन्हें बांटा गया, कुछ चीजें समझाऊंगा कि ऐसी चीजें जो आपके बड़े काम आएगी। ट्रिपलेट्स वगैरह भी इसमें मैं बताऊंगा। शुरुआत करने जा रहा हूं तो इनइक्वालिटीज को बताऊंगा। बहुत बार तो आप केवल क्वेश्चन का डाटा देख के टिक कर लोगे, ऐसा आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर 3-3 प्रकार होंगे। ठीक, अब यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसको थोड़ी देर बाद एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा कि भाई ऐसे एक ट्रायंगल बना दूंगा, इसको ए बी सी, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, और मैं इसमें इनइक्वालिटीज जो हैं उसको अगर आपको समझाने जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए इत्मीनान से। ठीक है, पहले टाइप बाय टाइप प्रकार देख लेते हैं कि प्रकार क्या क्या होंगे। तो भुजा के आधार पर जब तीनों भुजाएं बराबर हो, एकदम इक्वल हो, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, दो भुजाएं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कह देते हैं। आगे, अब तीनों में से कोई भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, इट मीन्स कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी और इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम देते हैं, सॉरी स्केलियन ट्रायंगल का नाम देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का नाम देते हैं। ठीक, और इसी से रिलेटेड आपका आगे कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, फॉर्मूला जनरेट होगा और डिफिकल्ट कैलकुलेशन यही आता है, उसको कैसे आसान करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब एंगल्स के आधार पर यानी कोणों के आधार पर अगर आप देखोगे कि भाई कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होंगे, तो वो आप यहां देख पा रहे हो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला समकोण त्रिभुज, वैसे तो न्यून कोण को लेना था बट ठीक है, नोट। एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, एक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा और बाकी के जो कोण होंगे इसके योग के बराबर होंगे। इट मींस मान लो ये बी है और ये ए है और ये सी, तो एंगल जो बी होगा वो पक्का पक्का एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर होगा। याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाया जाएगा, अभी जल्दी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो। ठीक, अब जाहिर सी बात है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी आपस में बराबर होंगी क्या? कोई बच्चा कमेंट करके बताना तो। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक एंगल और साइड का कॉन्सेप्ट समझना, एक एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं, उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी। कोण का मान जितना बड़ा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा उतनी बड़ी। क्लियर हो रहा है सब लोग को? तो चूंकि सबसे बड़ा एंगल तो यही है, क्योंकि बाकी दोनों के योग के बराबर है, बाकी दोनों के योग के बराबर है, तो इसीलिए
बाकी दो इससे पक्का पक्का छोटे होंगे, मतलब उन कोणों के सामने की जो भुजाएं होंगी, यानी कि यहां पर जो एंगल बनेगा इसके सामने की भुजा ये, और यहां जो एंगल बनेगा उसके सामने की भुजा ये, तो वो दोनों का मान हमेशा से छोटा होगा, तो तीनों भुजाएं आपस में कभी बराबर नहीं होंगी। और जिस जगह 90 डिग्री बनेगा सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और वो कहलाएगी कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक, चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि इस तरीके से समकोण समद्विबाहु का मतलब हुआ कि दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है, कर्ण तो बराबर होगा नहीं इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं, और यहाँ पे बन रहा है 90, तो जाहिर सी बात है ये 45 अंश बना होगा, और ये वाला भी कितना अंश बना होगा, 45 अंश बना होगा। अब ऐसे केसेस में यहां से एक लंबार्धक अगर इस भुजा पर खींचा जाए, उसे दो भागों में बांटे, ठीक है, तो उसका बीच में एक सूत्र दिया जाता है कि जो एडी होगा, एडी का स्क्वायर, यानी कि जो लंबार्धक खींचा गया है, यानी कि ये ए है और ये डी है और ये बी और सी थी, सी था, तो जो एडी जो आ रहा है, एडी, एडी का स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी के बराबर होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, बट ये सब चीज मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था कि तुरंत बताऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाए, ठीक है। और चलिए, आप देख रहे हैं तो मैंने यहां भी बता दिया। जाहिर सी बात है, समकोण त्रिभुज में एक समकोण हो गया, दूसरा वाले जो दोनों बचे, यानी कि मान लो एंगल बी और एंगल सी का बात कर रहा हूं, उन दोनों का योग हमेशा 90 अंश होगा, और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो एक दूसरे के अनुपूरक हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंब पूरक, ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि भाई कोई भी कोण है, कोई भी त्रिभुज है, उसकी एक भुजा को अगर बाहर बढ़ाया जाए तो इसके तीन अंतःकोण तो ये हुए ना, तो वो कह रहा है, क्या कहता है कि जो सुदूर अंतःकोण होगा, अब इसमें एक्सटीरियर एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, इस बिंदु पर देखोगे तो ये एंगल ए सी और डी कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, इस त्रिभुज में जो दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सब लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, डायग्राम आप लोग को। तो भाई ये जो बन रहा है यहाँ पर, तो एसीडी वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल बोल दो, ठीक, बाह्य कोण बोलते हैं जिसे। तो बाह्य कोण प्रमेय क्या कहता है, जो बाह्य कोण होगा अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये दोनों अंतः कोण है, लेकिन इसके पास वाले अंतः कोण को छोड़ के ये अपने उन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। क्लियर हुआ सब लोग को? इसके पास वाला अंतःकोण था ये, इसको छोड़ के जिसके बाद जो बचे त्रिभुज के दो अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स, उनके सम के इक्वल होगा आपका एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू, ये हमेशा याद रखेंगे। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको देख लेंगे कि बहिष्कोण अपने अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन सुदूर अंतःकोण, ठीक है, केवल अंतःकोण नहीं, सुदूर अंतःकोण, अपने पास वाले अंतःकोण को छोड़ के बचेंगे दो अंतःकोण, यानी कि दो इंटीरियर एंगल्स, उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, 30 अंश की भुजा सामने वाले की आधी होगी, भाई देखो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये कोण हो गया 30, तो ये कोण पक्का पक्का क्या होगा, 60। अब 30 के आगे वाली भुजा, 60 के आगे वाली भुजा, तो 30 अंश के आगे वाली भुजा मान लो अगर 3 सेंटीमीटर हो, एक बात बता रहा हूं मोटे तौर पे, तो 60 के आगे वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि भुजा की लंबाई, कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई पक्का 30 अंश के आगे वाली जो भुजा है, सामने वाली भुजा है, उसके दोगुने के बराबर होगी, ठीक। अब त्रिभुज की पहचान करना, ये बताया है आपको यहाँ पर कि अगर भुजाएं ए बी सी हो, मतलब इस तरीके से उनका मान बताया है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए के सामने वाले को ए लिया जाता है, बी के सामने वाले को बी लिया जाता है और सी के सामने वाले को ऐसा सी लिया जाता है। तो उसमें आपको पहचान करने के लिए बताया है कि अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा कंडीशन, और न्यून कोण के लिए क्या होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अरे समकोण त्रिभुज वाला देखो ना भाई, एक जो है उसका वर्ग दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। बाकी अधिक कोण में जो सबसे लंबी भुजा होगी, ठीक है, वो दोनों को जोड़ भी दोगे तो उससे ज्यादा रहेगा उसका मान, अगर उसका वर्ग करते हो तो। बाकी न्यून कोण में उन दोनों का वर्ग करोगे तो छोटे वाले से, जो उनमें सबसे बड़ी भुजा न्यून कोण अगर बन रहा है उस त्रिभुज में, तो उससे ज्यादा होगा मान उसका, ठीक। अब यहां देखना त्रिभुज के इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना, भी मैं एक ट्राइंगल यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, नाम दिया मैंने ए बी
सी। एकदम इत्मीनान से समझना भाई इस टॉपिक को, एकदम इत्मीनान से समझना। अब ए के सामने ये आ जाएगा ए, बी के सामने आ जाएगा बी, सी के सामने आ जाएगा सी। डायग्राम इसमें जो दिया है उस पर ध्यान ना देके मैं जो बता रहा हूं आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब एक एक क्या करो कि यहां से ऐसा कुछ खींच दो जो भुजा ए बी ए सी पर लंबार रखो, फिर एक सी खींचो जो ए बी पर लंबार रखो, फिर एक खींचो जो बी सी पर लंबार रखो, ठीक है। इस तरीके से खींचा। अब इनका नामकरण कर दो H1 H2 और H3। इस वाले का नामकरण कर दो H1, इसका नाम कर दो H2, बी से जो गया है और जो सी से गया उसका नाम कर दो H3। यहां तक क्लियर है सब लोग को, ठीक है। अब मान लो मुझसे पूछेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बताओ, तो एक एक बच्चे को पता है सर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट, ठीक। तो अब मान लो मैं ए बी सी लेता हूं, ए बी सी लेता हूं तो मेरा हो जाएगा एरिया 1/2 BC, ठीक है। BC भुजा का मान और गुणा हाइट का मान H1 होगा कि नहीं होगा जी। इस BC को ही हम लोगों ने A बोला है, तो 1/2 A इंटू H1, 1/2 A इंटू H1। ऐसे ही तीनों के लिए अलग अलग जब तीनों आधार को बदला जाए, अभी मैंने BC आधार लिया था, अब आप AC आधार ले लीजिए, उसके बाद AB आधार लीजिए, तो एरिया का जो मान है वो आएगा 1/2 A H1, 1/2 B H2, 1/2 C H3। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये कहीं मेरा मुंडी से कट तो नहीं जा रहा है? नहीं नहीं ठीक है, ओके, चलो ना कोई बात नहीं, ठीक। तो ये 1/2 सब में कॉमन है, तो 1/2 निकाल दो, तो अब आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना। क्लियर अगर हो गया होगा कॉन्सेप्ट तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। AH1 BH2 और CH3, ठीक है। इस तरीके से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कि AH1 BH2 और CH3 भुजाएं जो हैं उनका मान दिया होगा, जो भी आपकी ऊंचाई होगी उनसे गुणा करा दोगे। अब इसी को आगे फर्दर आप बनाओगे तो भाई आप H1 का मान, ठीक है, अनुपात H2 का मान अनुपात H3 का मान अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा A B और बट्टे में C। ये जो चीज है इसको याद रखोगे, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक। क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोग को यहाँ तक। H1 H2 H3 यानी कि इसे कहेंगे आप जो त्रिभुज है आपका उसके आधार और ऊंचाई में संबंध, त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में संबंध का नाम देंगे आप इसे, ठीक है। तो देखिए कि ऊंचाइयों का अनुपात, पहली ऊंचाई दूसरी ऊंचाई और तीसरी ऊंचाई बराबर है 1/, पहला आधार बराबर 1/, दूसरा आधार बराबर 1/, तीसरा आधार। यह अनुपात है, अनुपात के रूप में लिखेंगे, मैंने बराबर बराबर लिख दिया है, ठीक है। अनुपात के रूप में लिखेंगे आप इसे कि अगर तीनों ऊंचाइयों का अनुपात पूछेगा तो आधारों के इनवर्स यानी कि प्रतिलोम के अनुपात होंगे इनके। अगर मान लो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ दिया, आपको दिया हुआ है भुजाओं का मान, भाई एक त्रिभुज बना दिया, ए बी सी का मान दिया है तो 1/ABC लिखना, एलसीएम निकालना, फटाक से बता देना H1 H2 H3 का रेशियो क्या आएगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं कि 80 आ गया, ठीक। तो यहां बोल रहा है, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की प्रकृति बताओ। त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, उसकी प्रकृति बतानी है आपको। सिंपल है भाई, आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तीनों का मान दिया है भाई, 8 दिया है, फिर आपको 12 सेंटीमीटर दिया है और फिर 16 सेंटीमीटर दिया है। आपको करना क्या है, चेक करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका आप वर्ग कराइए, तो 16 का वर्ग कराएंगे आप, 16 का वर्ग कराएंगे कितना मिल जाएगा, 16 16 है 256। फिर आप 12 का वर्ग कराएंगे कितना मिल जाएगा आपको 244। फिर आप 8 का वर्ग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8×8 64। तीनों का वर्ग कराना है। अब इतना ही देख के तुरंत हमें इस बात का आभास हो गया कि हमारे इस प्रश्न में जो 16 का वर्ग है, ठीक है, तो 244 लिख दिया है मैंने। पता नहीं आजकल दिमाग को क्या हो गया भाई। 12 का वर्ग 144, अब इतना सिली मिस्टेक होगा, अब होता है भाई, आप लोग से तो कुछ छिपाया नहीं।
सब तो मन का ही खेल है। प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा सब, बस आप लोग बने रहो साथ में। मैं आप लोग के लिए हर वो चीज़ करनी चाहिए एक टीचर को, मैं वो करूँगा। चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, कैसे भी हो, लगातार बने रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे इस बार के एग्ज़ाम में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो ये सब छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, मन में कुछ और लिखना कुछ और, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे बात करते हैं। तो अगर मान लो 3 इक्वेशंस हैं, अगर सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब तो ये भाई आपका एक भुजा आपकी बड़ी निकल गई, तो ये अधिक हो जाएगा। अगर सी स्क्वायर इज़ लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा हो गया, तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी आपका समकोण हो जाएगा। तो यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वही इन दोनों को जोड़ूंगा भी, इन दोनों को जोड़ूंगा, 4 4 8 है, ये 208 ही होंगे, मतलब कि हमारा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अधिक कोण। सब लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है कि कट गया था थोड़ा सा? नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है, चलो थैंक गॉड। अगर मान लो सी स्क्वायर का वैल्यू बराबर आता, तो ये हो जाता समकोण त्रिभुज। अगर सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी आपका क्या होता? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये इसकी पहचान थी। अब कह रहा है कि 41 40 और 9, देखो 41 40 41 40 और 9, ये ट्रिपलेट्स हैं, देख के ही आप जान गए होंगे। ठीक है, ट्रिपलेट्स जिन्हें हम कहते हैं त्रिक, इसके बारे में एक अलग वीडियो ले आऊंगा, अभी ले आऊंगा। तो ट्रिपलेट्स अगर है तो पक्का पक्का ये बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अगर आपको भरोसा नहीं है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करोगे, फिर उसके बाद बाकी दोनों का वर्ग करोगे, बाकी दोनों को जोड़ दोगे, देखना इसके बराबर आ जाएगा, आप करके देख लेना, जाहिर सी बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। चलो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लंबाई में अनुपात 4:5:6 है, ठीक है? तो इनकी संगत ऊंचाइयों में अनुपात, इनकी लंबाई में अनुपात 4:5:6 है। यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने, अरे कौन सा, ये हम लोग अभी 2 नंबर पेज में आ गए क्या? अभी तो आप लोग को बताया था मैंने, एक्चुअल मैंने पीडीएफ में, हम लोग अभी हैं 82वें पेज पे, ऊपर में था, चलो कोई नहीं, देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ। अभी मैंने आप लोग को एक रिलेशन सिखाया था ना, AH1 BH2 और CH3। तो जब ऊंचाइयों का अनुपात पूछेगा H1 H2 और H3, तो आप जो भी ये लंबाइयां दी होंगी 1/A 1/B और 1/C कर देंगे। तो क्या पूछा है आपसे? ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है, उसको निकालने के लिए आप 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 करेंगे। अब ध्यान देना, बनाने मत चल जाना, तीनों का एलसीएम निकाल लो भाई पहले, तो आपको पता चलेगा 4 5 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालने जाओगे, तो भाई सीधे तौर पर बता दो एलसीएम कितना आएगा। ऐसे डायरेक्ट बनाने का कोशिश किया करो, जिससे कि आपका कैलकुलेशन भारी फास्ट हो जाए। तो एलसीएम निकालने पर आपको मिला 60, 60 को सबके ऊपर में बैठा दो, 60 को सबके ऊपर में, 4 के ऊपर में 60, 15 हो जाएगा उसका मान, 5 के ऊपर में 60, 12 हो जाएगा उसका मान, 6 के ऊपर में 60, 10 हो जाएगा उसका मान। तो इसलिए 15, 12 और 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। और वैसे जैसे पहला आपने निकाला 15, इकलौता एक ही ऑप्शन था सी जिसमें पहला 15 था, तो ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा 15:12:10। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ऊंचाइयों और आधार की जो लंबाई होती है, ठीक है, उनके बीच का अनुपात रहा आपका ये एक प्रश्न, बढ़िया सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा भाई। चलो, एक क्वेश्चन और शायद है ऐसा, देखेंगे, यहाँ सेट कर लेते हैं इसको। ठीक, एक त्रिभुज है, क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोग को? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। शीर्ष ए बी और सी, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। बोल रहा है भुजाओं पर खींचे गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई बोला है इस बार, लंब की लंबाई, कोई बच्चा इसको आधार की लंबाई पढ़ लेगा और गलती कर देगा। ठीक है, क्रमशः 8 10 और मान लो कि ये वाला है H1, तो H1 का मान दिया है 8, H2 का मान दिया है 10, H3 का मान दिया है 8 10 और 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से इन तीनों के मान दिए हुए हैं, और आपसे उसने पूछा है कि ए बी की लंबाई में BC CA और AB, पहले बोला है BC को बताओ, फिर बोला है CA को बताओ, फिर बोला है AB को बताओ। ठीक, तो भाई सिंपल है, बनाते समय ध्यान देना और आंसर करते समय लास्ट में बिल्कुल ध्यान देना।
कि आपको करना क्या है कि भाई जब उनका अनुपात हो रहा था तो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी भी तो 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3 होगा। क्लियर? सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जब H के लिए H1 H2 के लिए था तो यहाँ पर ए बी सी के लिए भी वही हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6। एलसीएम ले लेना आप लोग, एलसीएम लोगे 120 के अराउंड आएगा और ले जाके सबके ऊपर में रख देना। तो जब ऊपर में रखोगे, जैसे यहाँ रखोगे, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, यहाँ पर 120, तो 120/8 15/120, 120/10 12, 120/6 20, यानी कि 15:12:20 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एलसीएम लेके सबके माथे पर रखोगे। ठीक है? तो ये हमने त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है और लंब की लंबाई, ठीक है, उनके बीच में अंतर संबंध को देखा और उसके हमने क्वेश्चंस को भी कर लिया। ठीक है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए।